उम्मीदी के साथ बदलते भारत की शान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई कृषि मंत्रियों की 8वीं शंघाई सहयोग संगठन देशों की बैठक। तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जोर टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि के समग्र विकास पर। भारत की अध्यक्षता में एससीओ ने अपनाई स्मार्ट कृषि कार्य योजना। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित आंकड़े किए जारी। दलहन और मोटे अनाजों के बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हुई बढ़ोतरी। दलहन का फसल क्षेत्र हुआ 19,61,000 हेक्टेयर। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में बना चक्रवात मोखा तेजी से बढ़ रहा है उत्तरी दिशा में। मौसम विभाग ने कहा, शनिवार को बंगाल की खाड़ी के मध्य में अति भीषण रूप लेने की है आशंका। कर्नाटक, तमिलनाडु, कराईकल में भारी बारिश की संभावना। देश भर में 25,000 से अधिक लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली से संबंधित होते हैं कार्यक्रम। लोगों को पर्यावरण अनुकूल कार्रवाई के लिए किया जाता है प्रोत्साहित। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन पर है आधारित मिशन लाइफ। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 8वीं बैठक शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई। इस में भारत सहित रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन एवं पाकिस्तान ने भाग लिया। इसमें भारत की अध्यक्षता में एससीओ के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को अंगीकृत किया। तोमर ने स्मार्ट कृषि कार्य योजना और कृषि में नवाचार की पहल पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर देश में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि के समग्र विकास पर है और इसी दिशा में स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं। तोमर ने भारत की ओर से एससीओ की बैठक में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि भारत बहुपक्षीय राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक व जन जन के बीच इंटरैक्शन को बढ़ावा देने में एससीओ के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित करना, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में खाद्य सुरक्षा व पोषण में सहयोग सुदृढ़ करने पर चर्चा करना हमारे लिए प्रसन्नता व गर्व की बात है। तोमर ने कहा कि वर्तमान स्थितियों में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की सामान्य कार्य पद्धति बनाए रखने के लिए खाद्य व पोषण सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों के बीच घनिष्ठ संपर्क व सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा नियोक्ता है, जहां हमारी आधी से अधिक आबादी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। वहीं भारत अनेक देशों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसका महत्व इससे भी जाहिर होता है कि भारत में वर्ष 2013-14 से 10 साल में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के बजट आवंटन में 5 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है। गत वर्षों के दौरान भारत ने कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। खाद्यान्न उत्पादन के साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हुए निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की और कृषि एवं संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। और दलहन और मोटे अनाजों के बुआई क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं। दलहन का फसल क्षेत्र 19,61,000 हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष ये 18 लाख हेक्टेयर था। मोटे अनाज का फसल क्षेत्र भी 11,30,000 हेक्टेयर से बढ़कर 11,73,000 हेक्टेयर हो गया है। दूसरी ओर धान के बुआई क्षेत्र में कमी आई है और ये 29,80,000 हेक्टेयर से घटकर
89,000 हेक्टेयर हो गया है। गर्मी के दौरान बोई जाने वाली अन्य फसलों के बुआई क्षेत्र में भी मामूली सी कमी आई है और ये 69,20,000 हेक्टेयर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 70 लाख हेक्टेयर था। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में बना चक्रवात मोखा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के उत्तरी दिशा में बढ़कर आज बंगाल की खाड़ी के मध्य में अति भीषण रूप लेने की आशंका है। ये रविवार की दोपहर के आसपास 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से अति भीषण चक्रवात के रूप में दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार कर सकता है। चक्रवात के असर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इससे त्रिपुरा और मिजोरम में शनिवार और रविवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। वहीं तटीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, कराईकल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और आइए बात करते हैं मिशन लाइफ की। मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया, गुजरात से की थी। ये मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन पर आधारित है। ये विनाशकारी और नासमझी से प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोककर प्राकृतिक संसाधनों के सावधानी पूर्वक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का वैश्विक आंदोलन है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के राष्ट्रीय स्तर के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। इसे लागू करने के लिए मंत्रालय ने अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, संस्थानों और निजी संगठनों को लाइफ मिशन के साथ अपनी गतिविधियों को जोड़ने और जागरूकता प्रसार के लिए विभिन्न व्यक्तियों को शामिल किया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की 2 लाख से अधिक महिलाएं 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर मोटे अनाजों का कृषि उत्पाद पैदा करेंगी। मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सी इंदुमती ने बताया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल व उनके निर्देशों के क्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को और भी धार दी जा रही है। उन्होंने बताया कि देश व प्रदेश में मोटे अनाजों के महत्व व महत्ता को रेखांकित करते हुए मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की मुहिम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इस दिशा में सार्थक व सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन निदेशक ने बताया कि इस वर्ष स्वयं सहायता समूहों की 2 लाख से अधिक महिला कृषकों के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर मोटे अनाजों यानी मिलेट्स के कृषि उत्पाद उत्पादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करते हुए परिवार को सशक्त बनाया जा सकेगा। और देश के बदलते कृषि परिदृश्य में पोषण सुरक्षा और सतत खाद्यान्न उत्पादन के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि की तरफ केंद्रित हो रहा है। वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन ने लघु किसानों की आय में वृद्धि की है। कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर के निदेशक डॉक्टर US गौतम ने कहा कि मधुमक्खी पालन को एक बहुत ही लाभप्रद और पर्यावरण अनुकूल कृषि व्यवसाय का मॉडल माना जाता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 91वीं कड़ी में कहा था कि शहद की मिठास हमारे कृषकों की आय को बढ़ाकर उनके जीवन को बदल रही है। इसी क्रम में उन्होंने देश के युवाओं को उद्यमिता की भावना से मधुमक्खी पालन के व्यावसायिक अवसरों को खोजने और इसकी नई संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया था। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी में मधुमक्खी पालन की महत्व पर बल देते हुए कहा था कि व्यवसाय पोषण सुरक्षा व पर्यावरण अनुकूल है। डॉक्टर गौतम ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मधुमक्खी पालन द्वारा कृषि उद्यमिता और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा विषय पर अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा मधु पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत सिरमौर जिला के राजगढ़ में खुले प्रशिक्षण केंद्र में सैकड़ों युवा कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के राजगढ़ क्षेत्र में युवाओं को योजना के तहत कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजगढ़ के सैकड़ों युवा कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे पंचायत में HPKVN के कैंप लगे थे, जहां पर उन्होंने हमें इस कोर्स के बारे में बहुत जानकारी दी और मैंने वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और कुछ दिनों बाद मुझे यहां से कॉल आया और मैंने यहां आकर अपनी एडमिशन करवाई। यहां पर सब कुछ फ्री है, हॉस्टल और खाने की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। हमारी पंचायत के थ्रू मिली थी। वहाँ पर हमारे यहाँ से हमारे टीचर्स आए थे जिन्होंने हमें इसके बारे में अवेयर करवाया था। इसमें हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ हम जैसे दूर दराज के रहने वाले हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगी और हमने वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। कुछ समय बाद हमें यहाँ से कॉल लेटर आया था। उसके बाद हम सभी यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमें कंप्यूटर कोर्स जैसे बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जा रहा है और साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जा रही है। हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं और यहाँ के टीचर हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मैं इस शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस वेब डेवलपर का कोर्स सीख रही हूँ ताकि यह हमारे आने वाली लाइफ में एक बेसिक है। हर एक चीज़ के लिए हम जरूरतमंद हैं। मैं HPKVN का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि हमें इस तरह का मौका मिला और आगे जाके भी हर बच्चों को इसका मौका मिले कि हम अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें। संस्थान के परियोजना समन्वयक मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि संस्थान द्वारा इस समय करीब 90 युवतियों को निःशुल्क वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही प्रशिक्षण आवासीय हैं, जहां पर इन्हें रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है। यहाँ पे जो है हम लोग 2 ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। जो पहली ट्रेनिंग है वो है वेब डेवलपर और सेकंड जो ट्रेनिंग है वो है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये जो दो कोर्सेज जो मैंने आपको बताया है, इस कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 2 महीने की है। ये शिक्षा संस्थान को चले हुए तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा हो गया है और यहाँ से तकरीबन 260 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पढ़ के निकल चुके हैं और तकरीबन अभी 90 के करीब बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो कोर्स मैंने आपको बताए हैं वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये दोनों कोर्सेज जो है ये काफ़ी एडवांस कोर्सेज हैं जिसमें जो है कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है बेसिक से एडवांस तक। और इस कोर्सेज में जो है आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से जो है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, जहाँ पे आपको जो है फूड एंड अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत मिल रहे निःशुल्क प्रशिक्षण से उन्हें रोजगार प्राप्त करने में काफी मदद मिल रही है। DD न्यूज के लिए राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 9 मई 2015 को गरीबों एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को संबल देने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की गई थी। पिछले करीब 8 वर्षों में ये योजनाएं मुश्किल के वक्त में गरीबों के आर्थिक संबल का आधार साबित हुई हैं। देखिए नरसिंहपुर जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। आम आदमी को सस्ती दरों पर बीमा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। 8 वर्ष पूरे होने पर जब इस योजना के पिछले वर्षों में किए गए हित लाभों को देखें तो ये योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक संबल बनकर उभरी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के खाता धारकों ने इस योजना को संजीवनी बताया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एक बेहद उपयोगी और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने वाली योजना है। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्ग के व्यक्ति जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की अच्छी बात ये है कि इसमें दुर्घटना होने पर बीमित परिवार को जो है 2 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्राप्त होता है। जब कोई ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये 2 लाख रुपए की जो राशि है यह बहुत बड़ी राशि है, जिससे उनका परिवार जीवन यापन अच्छे से हो जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, ये बहुत ही अच्छी योजना है। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना ये बड़ी कारगर साबित हुई है।
मैं भी उसका खातेदारक हूँ और मध्यम परिवार के लिए ये बीमा योजना खास तौर से इतनी लाभकारी है। मैं नरसिंहपुर का निवासी हूँ, लेकिन मेरे परिवार की सुरक्षा उसमें कारगर साबित हो रही। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। नरसिंहपुर जिले के कई हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला है। वो बताते हैं कि गरीब परिवारों को दुर्घटना होने पर अथवा मृत्यु होने पर जो बीमा की राशि प्राप्त होती है वो बीमित परिवार के सदस्यों का न केवल सहारा बनती है बल्कि उन्हें संबल भी प्रदान करती है। इन दोनों योजना की सबसे खास बात यह है कि बेहद कम प्रीमियम पर उन्हें बीमा का लाभ मिलता है और सीधे खाते से ये राशि जमा की जा सकती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों योजना मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को ध्यान में रख के सरकार द्वारा लागू की गई थी। इस योजना के तहत सुरक्षा बीमा में 20 रुपये के प्रीमियम से सालाना 2 लाख का सम इंश्योर्ड मिल जाता है परिवार को, और जीवन ज्योति में 436 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, जो कि गरीब परिवारों के लिए इतने कम अमाउंट में बाहर कहीं संभव नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु ये 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि बेहद कम प्रीमियम पर सुरक्षा की गारंटी देती हैं और दुर्घटना पर आर्थिक सहायता के साथ मृत्यु पर एक निश्चित बीमा राशि दी जाती है जो कठिन समय में दिवंगत या दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति के परिवार के लिए आर्थिक सहायता देने का काम करती है। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और ये अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्य में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पे नजर डालें तो 12 मई को दाहोद मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जूनागढ़, राजकोट और मिर्जापुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 को अरहर का भाव रहा 8,150 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,000 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की ही जूनागढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 मई को अरहर का भाव रहा 8,250 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 8,225 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं दाहोद मंडी में 11 मई को अरहर का भाव रहा 7,200 रुपए क्विंटल, जबकि 12 मई को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 7,400 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 मई को अरहर 4,500 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी की बात करें तो गुरुवार को अरहर का भाव रहा 6,950 रुपए क्विंटल, जबकि शुक्रवार को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 6,945 रुपए क्विंटल पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में साल 2022 और 23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 36,66,000 टन रहने की संभावना है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 5,54,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का ही हो पाया था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को कपास की आवक अधिक देखने को मिली।
भाव की बात करें तो 12 मई को जेतपुर, हलवद और बोडेली मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि हिम्मतनगर और गोलूवाला मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जेतपुर मंडी में 11 मई को कपास का भाव था 7,500 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 7,550 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 मई को कपास का भाव रहा 7,625 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 7,650 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि हिम्मतनगर मंडी में 11 मई को भाव रहा 7,700 रुपए क्विंटल। 12 मई को कपास के सौदों में 105 रुपए की गिरावट आई और भाव 7,595 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं बोडेली मंडी में इस दौरान कपास के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 11 मई को कपास का भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल, जबकि 12 मई को इसके भाव में 350 रुपए का उठाव आया और भाव 7,350 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 11 मई को कपास का भाव रहा 7,851 रुपए क्विंटल। 12 मई को इसके भाव 101 रुपए गिरकर 7,750 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022 और 23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ दर्ज की गई थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। गुजरात के किसान लोबिया, ग्वार की फली, लौकी और परवल की निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही इसकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गुजरात में किसान रतालू के बीजों को उपचारित करके और बीजों को सुखाकर ही इसकी बुआई करें। गुजरात के किसान बैंगन को चूसक कीट से बचाने के लिए पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं और इससे संक्रमित पौधों को खेत से उखाड़कर जला दें। यहाँ काजू की खेती कर रहे किसान काजू को टी मॉस्किटो बग से बचाने के लिए ब्यूरिया बेसियाना को पानी में मिलाकर छिड़के। गुजरात में किसान मूंग की पकी फसल की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान बाजरा की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही मौसम को देखते हुए बाजरा की पकी फसल की कटाई कर लें। गुजरात में अरहर की फसल में हेलियोथिस के संक्रमण के नियंत्रण के लिए फेनलरेट का छिड़काव करें। गुजरात में धान के खेतों में किसान पानी का स्तर 5 से 7 सेंटीमीटर बनाए रखें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में धान की फसल की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ मूंग और आम की तुड़ाई कर लें। यहाँ मूंगफली की पकी फसल की खुदाई भी की जा सकती है। यहाँ के किसान खरीफ धान के लिए भूमि तैयार कर लें। महाराष्ट्र के नासिक में टमाटर में थ्रिप्स और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस का छिड़काव करें। महाराष्ट्र के जलगांव में किसान गन्ने, सब्जियों, फलों और केला और अंगूर के बागों की आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करें। यहाँ 16 से 18 सप्ताह पुराने गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम कर लें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि हज पर हर बार एक ही डेपुटेशन जाती थी, लेकिन इस बार नई डेपुटेशन जा रही है जिसमें 129 महिलाएं हैं। हज यात्री के लिए सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से इस बार हम IPS ऑफिसर और पैरा मिलिट्री के जवान भेज रहे हैं।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा के तीसरे दिन कहा है कि मैं जिन मुद्दों पर यात्रा निकाल रहा हूं वो जनता के मुद्दे हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम नौजवानों के अंदर विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज सुबह सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। कैंसर के क्षेत्र में क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ावा देने के लिए ICMR ने नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ एक समझौता किया है। इससे भारत में होने वाले कैंसर के सस्ते और नए इलाज के विकास में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार रात अटारी वाघा सीमा पर 198 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया, जिन्हें समुद्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के आरोप में पकड़ा गया था। पाकिस्तान सरकार द्वारा रिहा करे गए भारतीय मछुआरों ने कहा है कि वे मछली पकड़ने के दौरान सीमा पार कर गए थे क्योंकि उन्हें समुद्र में सीमा के बारे में पता नहीं था। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 14 मई 2023 को राजस्थान में पुष्कर, करनाल और मेड़ता शहर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति पुष्कर के पवित्र ब्रह्मा मंदिर और श्री जट शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।